बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ द कोर्स इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स। ये कोर्स आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस की तरफ से और मैं हूँ खुर्रम पराचा। तो देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे कोर्स के अंदर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे हम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोडक्शन पहले आपको दिया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव और वर्ब। सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद तफसीलन हम बाद में कुछ टॉपिक से बात करेंगे। इसमें आपके लिए सिर्फ ओवरव्यू है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। ओवरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको छोड़ दें, स्किप कर दें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलें आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या होते हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ टर्म इन ट्रेडिशनल ग्रामर फॉर one of the 8 main categories into which words are classified according to their function in sentences। जी, जुमला बोलते हैं, उसमें हर लफ्ज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई नाम होता है, कोई एक्शन होता है, कोई किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाने के लिए लफ्ज़ होता है। जैसे मेज़ पर गिलास है, अब ये पर का अपना काम है, मेज़ का अपना काम है, गिलास का अपना काम है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है तो इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक चीज़ में देखना चाहिए आपको कि ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब है रवायती ग्रामर में जो पुरानी बुक्स आ रही हैं उसके अंदर हमें बताया जाता है। आप देखेंगे कि 8 के साथ जो है वो स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब क्या है, सबसे नीचे अगर आप देखें इसके अंदर स्लाइड के अंदर, तो दो सम ट्रेडिशनल ग्रामर्स हैव ट्रीटेड आर्टिकल द, ए और एन एज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। मॉडर्न ग्रामर्स मोर ऑफन इंक्लूड आर्टिकल इन द कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स। अच्छा, मामला ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी 8 नहीं है 9 है। तो वो 9 और 8 कैसे बन जाते हैं? तो वो 9 और 8 बनते हैं जनाब इस तरह से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एडजेक्टिव और आर्टिकल को एक ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब जब आर्टिकल को एक ही कंसिडर करेंगे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, आर्टिकल और एडजेक्टिव को एक ही कंसिडर करेंगे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। लेकिन अगर आर्टिकल्स को अलग कर लेंगे, ए, एन और द को कैटेगरी को अलग कर देंगे, तो इसमें क्या होगा जी आपके लिए ये मुख्तलिफ ये 9 हो जाएँगे। तो अब मामला ये है कि इसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन्स होते हैं, प्रोनाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रीपोज़िशन है। ये नाम आपने पहले बहुत सुने होंगे। इन पे हम थोड़ी-थोड़ी बात कर लेंगे ताकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ आपको। एडवर्ब्स के बाद ये प्रीपोज़िशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस हैं। तो आगे चलने से पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले मैंने बात की थी कि ट्रेडिशनल ग्रामर यानी रवायती यानी पुरानी ग्रामर्स के अंदर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम इसको मॉडर्न नेम फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज के जदीद दौर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मॉडर्न नेम आ चुका हुआ है। इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स द लेबल पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ जनरली बीन डिस्कार्डेड। जी, आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का लफ्ज़ जो है वो छोड़ दिया गया हुआ है, ये फ्रेज़ छोड़ दिया गया हुआ है इन फेवर ऑफ द टर्म वर्ड क्लास। जिसको पहले कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता था, उसको अब हम वर्ड क्लास कहते हैं, या ज़्यादा टेक्निकल होना चाहें तो सिंटैक्टिक कैटेगरी कहते हैं। अब वर्ड क्लास ही एक कॉमन लफ्ज़ चलता है बजाय इसके कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलें। द पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू ओपन क्लास। अच्छा, अब जो वर्ड क्लास है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक ओपन क्लास है और दूसरी आप रेड में देखें आखिरी लाइन क्लोज क्लास। ओपन क्लास में क्या क्या आ जाता है जी? नाउन्स आ जाते हैं, वर्ब्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आ जाते हैं। क्लोज क्लास में प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शंस हैं और इंटरजेक्शंस हैं। तो ये हम फ़र्क देखेंगे तफसील से आगे चल के। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन पे। तो नाउन में क्या होता है जी कि नाउन होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मैं बताता चलूँ क्या है कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया। बहुत दफ़ा आपने नाउन का लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नाउन का लफ्ज़ कहाँ से आया। और जब इस तरह से किसी लफ्ज़ पे तहकीक की जाती है, जब इस तरह से किसी लफ्ज़ को देखा जाता है तो उसको कहते हैं एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजिकली मैं आपको बताऊँगा कि नाउन का जो लफ्ज़ है ये आया लातीनी ज़ुबान, लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ नोमन से। नोमन से ये लफ्ज़ आया जिसका मतलब है नाम। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इसको ज़हन में रखिएगा कि नाउन का लफ्ज़ जो है ये नॉलेज जो है नोमन से आपके ज़हन में आया। इसको ज़हन में रखिएगा कि नाउन का लफ्ज़ नोमन से बना जो कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन। अब ये वही बड़ी रिवायती सी बात आ गई।
A noun is the name of person, place, thing, idea or state of being. In other words, ये ज़रा गौर से सुनेगा, बहुत ही मुख्तसर है। अभी जब मैं पहले जुमला बोला उसमें आपने तफसीली बात वो देखी जो आप पहले से सुनते आ रहे हैं। मुख्तसरन अगर बात की जाए, in other words, every naming word is a noun. हर वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ का नाम है वो नाउन है। फिर सुनिएगा, हर वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ का नाम है वो नाउन है। नाउन क्या होते हैं जी? वो किसी पर्सन के बारे में बता रहा होता है, बॉय, टीचर, अली। प्लेस के बारे में बता रहा होता है, लाहौर है, सिटी है। थिंग कोई चीज़ है, ट्री, कार, सुजुकी। आइडिया है, फ्रीडम, फेथ, स्टेट, करेज, ऑनेस्टी और अमेजमेंट। ये कुछ मिसालें हैं नाउन की। अब ज़रा तफसील में जाते हुए देखते हैं क्या है इसमें। नाउन की अक़साम क्या होते हैं जी? कॉमन नाउन आया था जी सबसे पहले तो, फिर प्रॉपर नाउन आ जाता है, मटीरियल नाउन आया था, इसमें बात करते हैं अभी हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जी कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन है जी, अ कॉमन नाउन इज़ अ नाउन दैट शोज़ अ जनरल और कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। आम चीज़ या आम शख्स को, आम कैटेगरी को हम कॉमन नाउन में लेके आते हैं। अब मैं प्रॉपर नाउन में बात करूँगा आपको और क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जी जैसे मैन है या सिटी है या बुक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जी, ख़ास नाम, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा देखें, कॉमन नाउन था मैन और प्रॉपर नाउन है शाहिद। अब ख़ास नाम है ना, हर मैन तो शाहिद नहीं हो सकता। इस तरह सिटी, हर सिटी जो है यहाँ लाहौर तो नहीं हो सकती। तो सिटी जो है वो कॉमन नाउन हुआ, लाहौर हुआ प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब अगला देखते हैं, बुक है और ये कॉमन नाउन है और बुक का नाम, ख़ास नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स एक ख़ास बुक का नाम है। तो ख़ास नाम चीज़ या जगह को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे आगे आते हैं जी, मटीरियल नाउन क्या होता है? Material noun is the name of material or substance with which other things are made. Most of the things belong to nature. जी, जिससे अगली कोई और चीज़ बनाई जा सके, किसी और चीज़ को बना सकें जिस चीज़ से, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसकी निशानी क्या है? ये आम तौर पे नेचर से ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, उससे आगे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जी गोल्ड है, अब नेचर से आ रहा है गोल्ड। वुड है, नेचर से आ रही है। मिल्क है, नेचर से आ रहा है। कॉटन है, नेचर। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे मज़ीद कोई चीज़ें आगे बन सकें, उनको हम कहते हैं मटीरियल नाउन। आगे चलते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था जी? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट, एक्शन और आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट फिज़िकली एक्जिस्ट। जी, स्टेट को कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं, कोई हालत हो उसको कहते हैं। क्वालिटी को कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे देखिएगा ज़रा, गुडनेस या ब्राइटनेस या ऑनेस्टी या ब्रेवरी। हालत क्या होती है जी? बॉयहुड, पॉवर्टी, इट्स नॉट पॉवर्टी, इट्स पॉवर्टी। सिकनेस, यूथ। एक्शन क्या होता है जी? लाफ्टर, मूवमेंट, थेफ्ट, हेट्रेड। और आइडिया, करेज, ट्रूथ। इसको ट्रुथ नहीं बोलना, ट्रुथ नहीं बोलना, इट्स ट्रूथ। इंफॉर्मेशन और फेथ, ये अल्फाज जो हैं ये आइडियाज़ हैं। तो इनको भी हम नाउन्स में लाते हैं। और कौन से नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट समथिंग फंक्शनिंग एज अ यूनिट। जी, ऐसी चीज़ जिसको हम एज अ यूनिट लेके चल सकें। अब देखिए आर्मी, आर्मी में एक बंदा तो नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आर्मी कहते हैं। तो ऐसे जब एक मजमूआ होता है, अफराद का मजमूआ होता है, तो ऐसे अल्फाज को हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लेके आते हैं। जैसे कि टीम, टीम है, एक बंदा तो नहीं होता, ज़्यादा लोग होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल। फैमिली है, क्लास है, स्टाफ है, फ्लॉक है, क्रू, क्रू नहीं बोलना, क्रू है। अमला, जैसे हवाई जहाज़ का जो अमला होता है या बहरी जहाज़ का जो अमला होता है, उसको क्रू कहते हैं, नॉट क्रू। तो मुख्तलिफ अफराद के मजमूए को जब हम इकट्ठे लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को के साथ हम देखते हैं जी, एक नोट बताया जा रहा है, आपको ख़ास बात बताई जा रही है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, लिहाजा इसीलिए यहाँ पे ऐड की गई है। जनरली बट नॉट ऑलवेज, आम तौर पे लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। जी,
कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है, वाहिद के तौर पे। फैमिली इज, आर्मी इज, यानी सिंगुलर लिया जा रहा है। द क्रू इज रेडी, यानी अमले को सिंगुलर लिया जा रहा है। ज़्यादातर ऐसे होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है, लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इसके अंदर 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं, जो हमने पिछली काइंड देखी उनमें उनको 2 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन है और फिर अनकाउंटेबल नाउन है। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, जिसको आप गिन सकें वो काउंटेबल है, जिसको आप ना गिन सकें वो अनकाउंटेबल है। मिसाल दी हुई है नीचे जी, बुक गिन सकते हैं आप, इसलिए वो काउंटेबल है, बुक्स है। चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज़, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं जी। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वाटर है, आप पानी को गिन तो नहीं सकते। मिल्क है, राइस है, क्रीम है, गोल्ड है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, उसको आप अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लेके आते हैं। अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है जी? इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये लफ्ज़ कहाँ से आया, इस लफ्ज़ की ओरिजिन क्या है? तो इस लफ्ज़ की ओरिजिन है जी प्रोनोमन। प्रोनोमन अगेन ये लातीनी ज़ुबान से आया लफ्ज़, और प्रो का मतलब जी इन प्लेस ऑफ, नोमन आपको पता है नाउन, अभी हमने पहले बात की। तो मतलब क्या हुआ इसका? इन प्लेस ऑफ नेम, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा सके, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अली एक अच्छा लड़का है, अली मेहनत करता है, अली नमाज़ पढ़ता है, अली स्कूल जाता है, बार-बार अली तो नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहना चाहिए जी? अली एक अच्छा लड़का है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, वो वालिदैन का फर्माबरदार है। तो देखा, पहली दफ़ा सिर्फ़ अली कहा और दोबारा जब उसी का ज़िक्र आया अली का, तो हमने फिर वो का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। वो जब इंग्लिश में जाएगा तो ही बन जाएगा यहाँ पे। तो नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन जी, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अभी हमने बात कर ली, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। अब मेरा नाम जैसे कि खुर्रम है, तो मैं बार-बार तो नहीं कहूँगा खुर्रम, खुर्रम, या इसकी तकरार तो नहीं करूँगा। अब मुझे यहाँ पे आई एम अ टीचर, आई एम मेकिंग अ कोर्स ऑन फ्रीलांसर फॉर आई एम, मिसाल के तौर पे, आई एम मेकिंग द कोर्स फॉर फ्रीलांसर्स, तो मैं इस तरह के लव प्रोनाउन यूज़ करूँगा अपने लिए। फिर वी है, अगर ज़्यादा लोग, हम लोग ज़्यादा हैं तो वी इस्तेमाल करेंगे। यू, ही, दिस, दैट, हिमसेल्फ, ईच वगैरह-वगैरह, ये सब के सब प्रोनाउन्स हैं। तो अब इनकी काइंड्स देख लेते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन है जी, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनकी काइंड इतनी ज़्यादा अहम नहीं है प्रैक्टिकली जानना, जितनी अब जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। और वो है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में क्या होता है जी कि आपने जिन लोगों को मुखातिब करना होता है, उनको आपने किस तरह से लेके चलना है। मिसाल के तौर पे, मैं चाय बना रहा हूँ, तो मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँगा अपने लिए? मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा आई एम मेकिंग टी। अब अगर कहा जा रहा हो मेरे लिए चाय बनाई जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे लिए यहाँ पे मैंने कहना है कि मेरे लिए चाय बनाई जा रही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो जब मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैंने आई का लफ्ज़ यूज़ किया। जब मेरे लिए कोई काम कर रहा है, तो मैं मी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम इस तरह की इस बात होगी इसके अंदर, तो ज़रा देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब पर्सन क्या होते हैं? जब आप अपनी बात कर रहे हो तो उसको आप फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जब सामने वाले से बात कर रहे हो, जो आपके सामने है, तो आप उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। जब आप किसी तीसरे बंदे की बात करें तो आप उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर हो गया? पहले ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? जब आप अपनी बात करें, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन। जब आप सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं उसका ज़िक्र करें, जैसे यू आर मेकिंग टी, तुम, यहाँ पे तो सेकंड पर्सन आ गया। अच्छा, अब तीसरे की बात करें तो वहाँ पे थर्ड पर्सन लगाएँगे, ही इज़ मेकिंग टी। मैं भी नहीं बना रहा, आई नहीं मैंने कहा, आप भी नहीं बना रहे। मिसाल के तौर पे यू आर मेकिंग टी, कुछ भी, तो यू अगर सामने वाला भी नहीं बना रहा, तो फिर
तीसरा बंदा बना रहा है, तो ही इज़ मेकिंग टी। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा हो, तो इसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। और इसके लिए कोई काम किया जा रहा हो, तो अगर आप सेकंड लास्ट कॉलम में देखेंगे, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं जी। जैसे अगर हम सब्जेक्टिव केस में देखें तो आई है, मैं चाय बना रहा हूँ, आई यूज़ किया। मेरे लिए चाय बना रही है, सेकंड लास्ट कॉलम में देखिए, मी यूज़ करेंगे। अच्छा, इस तरह थर्ड पर्सन में आ जाएँ, वो लड़का चाय बना रहा है, ही इज़ मेकिंग टी, ही यूज़ किया। अब सेकंड लास्ट कॉलम में आ जाएँ, उस लड़के के लिए चाय बनाई जा रही है, तो हिम यूज़ करेंगे। इस तरह अगर इनकी मलकियत को शो करना हो, तो यहाँ पे मे और माइन के अल्फाज मौजूद हैं, आवर आवर्स के अल्फाज मौजूद हैं, योर योर्स के अल्फाज हैं। हिज, अगर वो लड़का, उसकी कोई मलकियत है तो हिज, दिस इज़ हिज बुक। अगर वो लड़की, दिस इज़ हर बुक। इसी तरह ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और पोजेसिव केस के प्रोनाउंस हर्स, देयर और देयर्स हैं। तो ये जो था पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। अब आगे चलते हैं, एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है जी? एडजेक्टिव बड़ी सिंपल सी बात है। एटिमोलॉजी देखते हैं। एटिमोलॉजी, ये लफ्ज़ जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिवियम से आया, लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ एडजेक्टिवियम से आया, जिसका मतलब है दैट इज़ एडेड टू द नाउन, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन में इज़ाफ़ा करे, नाउन के मतलब में इज़ाफ़ा करे। तो डेफिनेशन देखते हैं जी। एन एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। जी, पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, मैंने बीच में एक लफ्ज़ छोड़ दिया, इसमें अभी पता नहीं चल रहा कैसी गर्ल, लेकिन जैसे ही मैं प्रिटी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, तो ये प्रिटी जो है ये चूँकि नाउन के बारे में बता रहा है, प्रिटी जो है ये नाउन के बारे में बता रहा है, लिहाज़ा जो नाउन के बारे में लफ्ज़ बताए वो एडजेक्टिव है। दोबारा देखिए, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। अब प्रिटी का लफ्ज़ जो है वो नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन क्या है? गर्ल। तो गर्ल नाउन, यानी नाउन के बारे में जो लफ्ज़ बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आई सॉ एन ओल्ड लेडी, लेडी नाउन है, नाम है ना? आई सॉ एन ओल्ड लेडी, लेडी नाउन है। तो नाउन के मतलब में कौन-सा लफ्ज़ इज़ाफ़ा कर रहा है? ओल्ड। अब ये जो ओल्ड है, ये नाउन के मतलब में इज़ाफ़ा कर रहा है, तो जो नाउन के मतलब में इज़ाफ़ा करे वो, उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज़ टॉल, अब यहाँ पे ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन के मतलब में इज़ाफ़ा कर रहा है, तो ही इज़ टॉल का मतलब ये हुआ, टॉल जो है वो ही के मतलब में इज़ाफ़ा कर रहा है, ही के मतलब में जो इज़ाफ़ा करे वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो तय हुआ कि जनाब एडजेक्टिव एक नाउन के मतलब में भी इज़ाफ़ा करता है और एडजेक्टिव प्रोनाउन के मतलब में भी इज़ाफ़ा करता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आ जाते हैं जी। प्रॉपर एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इनको हम ज़रा बारी-बारी देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है जी? पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बना, पाकिस्तानी, चाइनीज़, कैनेडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएँगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इससे क्या होता है जी? तादाद इसमें इसमें पता चलता है। इंडिकेट्स द नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन्स, तरतीब पता चलती है, नंबर पता चलता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 1 है, फर्स्ट है, 3 है, ऑल है। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ अ और अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन, डिस्क्राइब्स द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। मिसाल के तौर पे ब्यूटीफुल, क्वालिटी है ना ब्यूटीफुल। टॉल एक क्वालिटी है, स्मार्ट एक क्वालिटी है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। अगली काइंड देखते हैं जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मिकदार को शो करना है जी। बड़ी सिंपल सी बात, जो मिकदार को शो करे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम, मैनी, फ्यू, मच। अच्छा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है जी? किसी चीज़ की तरफ इशारा करने वाले, दिस बुक, यानी दिस जो है, दैट जो इशारा करने वाले लफ्ज़ हैं वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें सवाल पूछा जाता है आपसे, व्हिच, व्हाट, हुज़ वगैरह वगैरह। तो ये हो गई जी आपकी एडजेक्टिव की काइंड। अब आते हैं वर्ब पे और देखते हैं कि वर्ब क्या होता है जी। तो ज़रा गौर सुनेगा,
वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में से शामिल है। नाउन पहले नंबर पे और उसके बाद वर्ब पे बात होने लगी है। नाउन पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट है, वर्ब दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों। लेकिन इससे पहले इसकी एटमोलॉजी देखते हैं। इंग्लिश मिडल इंग्लिश वर्बी से लफ्ज़ ये आया जी। बोरोड फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच, बोरोड फ्रॉम लेटर वर्बम। जी, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ वर्बम से लफ्ज़ आया है। वर्बम VERBUM वर्बम से लफ्ज़ निकला है वर्ब। सारी ज़िंदगी हम सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं वर्ब वर्ब वर्ब, लेकिन ये लफ्ज़ कहाँ से आया? लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ वर्बम से आया। डेफिनेशन क्या है जी? A verb is a word that shows an action or a state of being। जी, हालत को शो करता है और एक्शन को शो करता है। हालत को शो करता है और एक्शन को शो करता है। एक्शन यानी कोई अमल। अच्छा, अब ये बात ज़रा गौर से देखिएगा। एज़ देयर इज़ नो ब्लड नो लाइफ, जैसा कि ब्लड नहीं है तो लाइफ नहीं है। नो ब्लड नो लाइफ, जैसा कि ब्लड नहीं है, खून नहीं है तो लाइफ नहीं है। सिमिलरली देयर इज़ नो वर्ब नो सेंटेंस। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। यानी अगर लाइफ में ब्लड जिस तरह इम्पोर्टेंट है, इस तरह जुमले में वर्ब इम्पोर्टेंट है। इन अदर वर्ड द वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जी, हार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, बुनियाद है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, हर जुमले में वर्ब होगा। जिस जुमले में वर्ब नहीं होगा वो जुमला नहीं होगा। Recognizing the verb is often the most important step in understanding the meaning of a sentence। जी, जुमला अगर आपको क्लाइंट ने लिख दिया, आपको क्लाइंट ने कोई बात कर दी, उसमें आपने सबसे पहले जो देखना है वर्ब समझना है। कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है, जुमले में क्या लिखा है, तो आप वर्ब समझें सबसे पहले कि इसमें वर्ब क्या है, इसमें क्या काम करने की बात की जा रही है, किस काम की तरफ इशारा है। तो जब आपने वर्ब एक्शन की तरफ, एक्शन वाले वर्ड को समझ लिया, तो आप समझ लें कि आपको जुमले का बड़ा जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा। तो अगली बात करते हैं जी, इन द सेंटेंस द डॉग बिट द मैन। अगर एक जुमला देखा जाए, द डॉग बिट द मैन, बिट इज द वर्ब, इसमें बिट काटना इज द वर्ब एज इट शोज द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। जी, डॉग द डॉग बिट द मैन में बिट काटना जो है ये एक्शन है। एक कुत्ते ने इंसान को काटा, तो काटना इसमें एक्शन हुआ, बिट। ये सेकंड फॉर्म में है ना, असल लफ्ज़ तो आपको पता है ना बाइट होता है, लेकिन ये इसकी सेकंड फॉर्म क्योंकि पास का इवेंट है तो बाइट की सेकंड फॉर्म बिट होती है। तो इसमें एक्शन बिट है, काटना। इन द सेंटेंस द मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, इवन दो द एक्शन डजंट शो मच एक्टिविटी। अगरचे इसमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, बंदा बैठा हुआ है, एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सिटिंग जो है एक्शन है इसमें। इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। लो जी, दो जुमलों में तो आपको बता दिया गया कि एक्शन वर्ब्स क्या हैं। अब देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की, जैसे बात हुई थी। इन द सेंटेंस द टी इज हॉट, देयर इज नो एक्शन बट अ स्टेट ऑफ बीइंग। जी, जुमला टी इज हॉट में कोई एक्शन तो शो नहीं हो रहा, कोई काम तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा, लेकिन इसमें हालत शो की जा रही है। तो हालत क्या है जी? द टी इज हॉट, तो इसका वर्ब हुआ इज। तो यहां से हम देखते हैं दोबारा से इस बात को कि वर्ब क्या होता है, या तो एक्शन को शो करता है या हालत को शो करता है। या एक्शन को शो करता है जैसे सिटिंग है, और बिट है काटना, तो एक्शन था इसके अंदर, और अ, हालत को शो किया टी इज हॉट में इज लफ्ज ने। वर्ब्स की काइंड देख लेते हैं जी। ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब और मॉडल वर्ब्स। कुछ आगे माइनर एग्जाम्पल्स भी हैं, माइनर काइंड भी हैं, लेकिन ये बहुत मेजर है, इनका कम से कम आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज ट्रांजिटिव इफ द एक्शन passes over from subject to object। In other words, the verb that is an object is called the transitive verb। जी, she killed a snake, काम करने वाला कौन? जैसे कि हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, काम करने वाला कौन? सब्जेक्ट। क्या काम हुआ? किल। किस पे काम हुआ? अ रैट। अब किस पे काम हुआ अगर ये जुमले के अंदर है, किस पे काम हुआ अगर ये जुमले के अंदर है, तो तब आप समझ लें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला जुमला देखें, अली इज मेकिंग टी। अब किस पे काम हो रहा है? टी पे काम हो रहा है।
तो मेकिंग कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव। यानी जिस जुमले में ऑब्जेक्ट होगा, जिस पे काम हुआ है, वो लफ्ज़ होगा जिस जुमले में, उसको आप ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। माय फ्रेंड्स हेल्प मी। अब ऑब्जेक्ट किसकी मदद हो रही है जी? मी की मदद हो रही है। तो एक्शन जो है वो हेल्प है। तो जो हेल्प है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। समराइज़ करते हैं इस बात को। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा उसको आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जी, ट्रांजिटिव वर्ब समझ आ गया, इनट्रांजिटिव वर्ब बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा आपको। सलमा वीप्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। दे रैन क्विकली, अब किस पे काम हो रहा है रैन का? कोई किसी पे काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। द शिप सैंक, किस पे काम हो रहा है जी? बहरी जहाज डूब गया, किसी पे काम नहीं हो रहा, बस शिप की बात की जा रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो वर्ब है ये आगे किसी पे एक्शन नहीं शो कर रहा। तो जब ये एक्शन शो ना करे, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन शो ना करे, तो उसको आप कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। वेरी सिंपली, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, इनका इस्तेमाल बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल सीख लें, ये सीख लें कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, दे वर जंपिंग ऑन द बेड, पहले जुमले में एम हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे जुमले में वर हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तीसरे जुमले में जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, चौथे जुमले में हैज़ बीन जो है वो वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगली का बारी आई थी जी रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात कर दूं, एक जुमले में अगर बात को क्लियर कर दूं, तो जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से बने बने वो उसको कहते हैं हम रेगुलर वर्ब्स। किल, किल्ड, किल्ड। एग्री, एग्री नहीं बोलना जी, तलफ़्फ़ुज़ का मसला है कि यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं एग्री, एग्री कोई लफ़्ज़ नहीं होता, अग्री, 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 अग्रीड, अग्रीड, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, लव, लव्ड, लव्ड। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जिन लफ्ज़ों के आगे, जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बने, उसको आप कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब जी, मिसालें देख लें। गो, वेंट, गॉन। अब देखें, गो गोड तो नहीं है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट से बनी हुई है, थर्ड फॉर्म गॉन से बनी हुई है, तो ये रेगुलर वर्ब तो ना हुआ, ये हुआ इर्रेगुलर वर्ब। कट, 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 अब इसके साथ भी ईडी नहीं आ रहा, तो ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। सिंग, सैंग, संग, ईडी नहीं आ रहा, इर्रेगुलर वर्ब है। कम, केम, कम, इर्रेगुलर वर्ब है। टेक, टुक, टेकन, इर्रेगुलर वर्ब है। तो ये हमारी काइंड हो गई जी, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल्स हो गई। मॉडल वर्ब्स जी निहायत इंपॉर्टेंट, फ्रीलांसिंग के लिए, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए मॉडल वर्ब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से मत डरें, अगर आप इसकी एग्जांपल्स देख लें जी, तो नीचे ज़रा गौर से देखिएगा। कैन, कुड, ये लफ्ज़ आपने लाज़मी सुने होंगे। मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इसमें हमारा तफ़सीली एक अलग लेक्चर है, उस पे भी बात होगी इंशाअल्लाह। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 2। थर्ड लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।